जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है वो है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बारे में कवर करेंगे। बाकी जो हमारा आरबीआई है, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बैंकिंग का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब होता है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना फॉर द लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, किसी को आगे लोन देने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हमारे इंडिया में हिस्ट्री क्या रही है बैंकिंग सिस्टम की। तो अगर हम अर्ली बैंक की बात करें तो पहला हमारे पास आता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, जो कि सबसे पहला बैंक था हमारे इंडिया में। दूसरा आता है जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में, जो कि अर्ली कमर्शियल बैंक था। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रेसिडेंसी बैंक्स, जैसे कि पहला है बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, बैंक ऑफ कैलकटा बोलते हैं जैसे मोस्टली, 1806 में। दूसरा है बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। और तीसरा है हमारे पास बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ठीक है, ये तीनों बैंक थे जो कि मर्ज कर दिए गए थे 1921 में। ठीक है, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए। तो स्टेट बैंक की फॉर्मेशन होती है 1955 में। जो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है, इसी को बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो अभी हम बात करते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर हम थोड़ा ही कवर करेंगे क्योंकि हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में कवर कर रहे हैं। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ पर हम मॉनेटरी पॉलिसी को भी कवर करेंगे। तो जो आरबीआई है हमारा, वो सेंट्रल बैंक है इंडिया का। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ये क्वेश्चन पूछा गया था। पर जो एक्ट है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, वो 1934 था। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है। और ये इनिशियली प्राइवेट बैंक होता था। तो आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था ऑन द 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था। और नेशनलाइजेशन के बाद इसे फुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ओन करती है। अभी अगर हम बात करें फर्स्ट और करंट गवर्नर की, तो सबसे पहले जो गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और सबसे पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। अभी के करंट गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, जो कि 11 दिसंबर 2024 को बने थे। जो आरबीआई है वो स्टार्ट हुआ था कोलकाता में 1935 में। ठीक है, कैलकाटा में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो शिफ्ट कर दिया गया था 1937 में। तो अभी अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ आरबीआई के बारे में, तो काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर कोई एमरजेंसी आ जाती है या फिर गवर्नमेंट किसी मुश्किल में होती है, तो जो आरबीआई है वो एज ए बैंकर एक तरह से रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट। तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास बैंक ऑफ बैंक्स। आरबीआई को बैंक ऑफ बैंक्स भी बोला जाता है कि अगर कोई जैसे कमर्शियल बैंक हो गए, यहाँ के हमारे जो पब्लिक प्राइवेट बैंक्स हो गए, वो सभी हैं वो आरबीआई के अंडर ही आते हैं। तो अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो उन सभी की जो प्रॉब्लम है वो आरबीआई ही सॉर्ट आउट करती है। थर्ड है इशू ऑफ करेंसी। तो करेंसी जो इशू होती है वो आरबीआई के अंडर ही होती है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन आ जाए, ठीक है, तो उसे कंट्रोल करना आरबीआई का ही काम होता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे जैसे कि आरबीआई के पास बहुत सारे मॉनेटरी मेजर्स होते हैं, जैसे कि हम रेपो रेट बोल सकते हैं, रिवर्स रेपो रेट हो गया। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो आरबीआई है वो क्रेडिट को कंट्रोल करती है इकोनॉमी में। पॉइंट है हमारे पास कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो गए। ठीक है, बाकी कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि हम करेंसी की बात करें, तो उन सभी का कस्टडियन आरबीआई होता है। 6 नंबर है हमारे पास क्लियरिंग हाउस। ये एक तरह का सिस्टम है जहाँ पे जो सभी बैंक होते हैं वो अपनी म्यूचुअल पेमेंट्स को सेटल डाउन करते हैं विद ईच अदर। किसके थ्रू? आरबीआई के थ्रू। तो अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम के बारे में। तो एक तो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, दूसरे कमर्शियल बैंक होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक की बात करें तो वो बैंक जिनको इंक्लूड किया गया था सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में। टाइप्स की बात करूं तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो गए और शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। अगर हम यहाँ पर कमर्शियल बैंक की बात करें तो ये बैंकिंग सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं। टाइप्स के तौर पर देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे। इसके बारे में हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। जो कमर्शियल बैंक होते हैं तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को, जो पैसा हम जमा करवाते हैं,
और लोन्स देते हैं टू द पीपल और द बिजनेसेस, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, आईसीआई बैंक है। इनका जो मेन रोल होता है वो प्रमोट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है। तो इनके जो मेन फंक्शन है उनकी बात करूँ तो प्राइमरी फंक्शन होते हैं और दूसरे सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। प्राइमरी फंक्शन में ये क्या करते हैं, एक तरह से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन आया था कि जो कमर्शियल बैंक है तो वो उनका एक तरह से मेन फंक्शन क्या होता है, तो क्रेडिट क्रिएशन था, ऑप्शन आपका आंसर। सेकेंडरी फंक्शंस की बात करूँ तो एजेंसी सर्विसेज हो गई, जैसे कि बिल की पेमेंट करनी, चेक कलेक्शन करनी। बाकी यूटिलिटी सर्विस हो गई, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें जो एग्जांपल्स है वो इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शंस दोनों होते हैं। 7 डिजिट कोड होता है जिसे हम MMID बोलते हैं, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। हम टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक की बात करें तो हमारे पास आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि मेजॉरिटी ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, जैसे कि SBI हो गया या फिर पंजाब नेशनल बैंक। दूसरे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिनकी मेजॉरिटी ओनरशिप प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास होती है, जैसे कि HDFC हो गया, ICICI बैंक। थर्ड आते हैं हमारे पास फॉरेन बैंक्स, जिनका हेडक्वार्टर है जो किसी और कंट्री में होता है पर ये ऑपरेट इंडिया में करते हैं, जैसे कि सिटी बैंक या फिर HSBC। तो अभी अगर हम बैंक की नेशनलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहली जो नेशनलाइजेशन की गई थी 1969 में की गई थी, और उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इंदिरा गांधी थे। इस टाइम पे 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। दूसरी बार नेशनलाइजेशन होता है 1980 में, जब 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया जाता है। अगर हम टोटल बात करें तो 20 बैंक्स हैं जिनको नेशनलाइज किया गया था। अभी यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो हमारे पास जैसे कि सेविंग अकाउंट होता है तो वो इंडिविजुअल्स के लिए होता है, करंट अकाउंट होता है जो बिजनेस पर्पज़ के लिए होते हैं। फिर आती है हमारे पास टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट, ये डिपॉजिट होते हैं फिक्स्ड पीरियड के लिए। रेकरिंग डिपॉजिट की बात करें तो ये मंथली सेविंग के लिए होते हैं। तो कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स हैं, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से जो मनी कंट्रोल के लिए मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं, जैसे कि पहला है CRR, कैश रिजर्व रेशो। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी एग्ज़ाम में। तो ये परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं जो कि बैंक्स हैं उनको रखने पड़ते हैं RBI के पास। तो कुछ अमाउंट जैसे हम कह सकते हैं कि पैसे की अमाउंट होती है जो RBI के पास सभी जो कमर्शियल बैंक्स हैं या फिर प्राइवेट बैंक्स हैं उन्हें रखनी पड़ती हैं। दूसरा हमारे पास आता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये परसेंटेज होती है डिपॉजिट्स की जो कि बैंक रखते हैं इन लिक्विड एसेट्स में, जैसे कि गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास रेपो रेट। ये वो रेट होता है एट विच RBI की जो पैसा है वो आगे लोन के रूप में देती है कमर्शियल बैंक को। ठीक है, इसका मेनली पर्पस ये होता है देने का कि इकोनॉमी को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए किया जाता है कि जो मनी का सर्कुलेशन है वो इकोनॉमी में और बढ़ाया जाए। दूसरा आता है हमारे पास रिवर्स रेपो रेट। ये वो रेट होता है एट विच RBI ये बोरो करती है पैसा उन सभी बैंक से। ठीक है, जब मनी जो ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, तो वहाँ से पैसा निकलवाने के लिए RBI है जो खुद पैसा बोरो करती है कमर्शियल बैंक से। नेक्स्ट है बैंक रेट, ये लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेट होता है RBI का। ठीक है, फिर आता है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये एमरजेंसी बोरोइंग होती है सभी बैंक्स के द्वारा फ्रॉम द RBI। बैंक रेट और जो MSF है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन दोनों को क्या है एक तरह से अलाइन किया जाता है। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मतलब बाइंग एंड सेलिंग करना बॉन्ड्स की जो कि इशू करती है गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास स्टीरिलाइजेशन। ये एक तरह से एक्शन लिया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा जो कि फॉरेन कैपिटल हमारी इकोनॉमी में एक तरह से फ्लो कर रही है, उसका इनफ्लो है, तो उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है मॉरल सुएजन। ये मॉनिटरी पॉलिसी टूल होता है जहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है जैसे कि RBI की बात करें तो ये एक तरह से एडवाइस देती है कमर्शियल बैंक्स को कि वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। ठीक है, यहाँ पर कोई भी लीगल फोर्स है वो यूज़ नहीं की जाती। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो सबसे पहला है नाबार्ड, जिसका मीनिंग होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 12 जुलाई 1982 को।
और ये इस्टेब्लिशमेंट की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बी सेवारमन कमेटी के आधार पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्रिएट की गई थी थ्रू द नाबार्ड एक्ट 1981। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? फाइनेंस प्रोवाइड करना होता है मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर को, ठीक है, ताकि रूरल डेवलपमेंट है वो की जा सके। रीफाइनेंस करना बैंक्स को, सुपरवाइज करना जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं या फिर रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं उन्हें। ठीक है, तो ये इसके जो फंक्शंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी 2004 और 5 में, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया था जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स। ठीक है, ताकि जो क्रेडिट नीड्स हैं उन्हें फुलफिल किया जा सके, टू फुलफिल द क्रेडिट नीड्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है और इसे रेगुलेट करता है आरबीआई। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फंक्शंस की बात करें तो ये प्रमोट करता है एमएसएमई सेक्टर को, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर को। लोन्स प्रोवाइड करता है और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को। थर्ड हमारे पास आता है नेशनल हाउसिंग बैंक। एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1988 में। ठीक है, अगर हम एक्ट की बात करें तो 1987 है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगर फंक्शंस की बात करें तो ये रेगुलेट करता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को और सपोर्ट करता है हाउसिंग लोन्स को। फोर्थ आता है हमारे पास रीजनल रूरल बैंक्स। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हो रखी थी आरआरबी एक्ट 1976 के अंडर। पर्पस मेनली क्या था? बैंकिंग को प्रमोट करना रूरल एरियाज़ में, इंक्रीज़ करना फाइनेंशियल इंक्लूजन को। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है यहाँ पे कि अफोर्डेबल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, सभी लोगों को प्रोवाइड करना जो कि स्पेशली जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते हैं। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग का पैटर्न बता रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 50% है, स्टेट गवर्नमेंट के पास 15% होता है और स्पॉन्सर बैंक होते हैं उनके पास 35%। तो जो सबसे पहला फर्स्ट आरआरबी लगाया गया था, जिसे बोला जाता है प्रथम ग्रामीण बैंक, एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद यूपी में। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आता है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, 1988 में एस्टैब्लिशमेंट की गई थी एज अ नॉन स्टैचुटरी बॉडी, बट ये बाद में स्टैचुटरी बॉडी बन जाती है 1992 में, जब सेबी एक्ट आता है 1992। हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में। फंक्शंस की बात करें तो जो सेबी है तो इसका मेनली जो वर्क होता है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कंट्रोल करना जो स्टॉक एक्सचेंज चल रहे हैं, बाकी फ्रॉड को प्रिवेंट करना। नेक्स्ट हमारे पास है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 2000 में। IRDAI एक्ट आया था 1999। फंक्शन की बात करें तो मेनली ये रेगुलेट करता है इंश्योरेंस कंपनीज़ को, प्रोटेक्ट करता है पॉलिसी होल्डर्स को और डेवलप करता है पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को। तो मेनली आप यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो मेनली किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हैं, तो नॉन प्रॉफिट से। तो इनका पर्पस क्या होता है? स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल सर्विसेज देना लो इनकम पीपल को। सर्विसेज, लोन्स, सेविंग्स, इंश्योरेंस हो गई। इनकम की लिमिट यहाँ पे लगा रखी होती है कि जैसे हाउस होल्ड इनकम है अगर लेस देन 3 लाख पर ईयर है, ठीक है, तो वो इनकम लिमिट होती है। बाकी जो लोन्स हैं वो कोलेट्रल फ्री होते हैं, पर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये। तो फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस किसे बोला जाता है? मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहला जो ग्रामीण बैंक मॉडल है 1970 में। बाकी जो गाइडलाइंस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग की जाती हैं वो आरबीआई इशू करता है। तो अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम टेन्योर की बात करें माइक्रो फाइनेंस लोन की तो 36 मंथ्स होता है। अगर हम यहाँ पर अमाउंट की बात करें तो 3 लाख रुपीज़ एज माइक्रो लोन दिया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारे पास आता है बंधन बैंक और SKS माइक्रो फाइनेंस। तो सबसे पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया में कब शुरू हुआ था? 1974 में सेवा बैंक के नाम से। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के बारे में और स्टडी करने के लिए 2010 में मालेगाम कमेटी बिठाई गई थी।
नेक्स्ट आता है मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो इसकी फुल फॉर्म हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखा है ये। तो लॉन्च हुआ था ये 2015 में। इसका मेनली पर्पस क्या था? फाइनेंस करना स्मॉल बिजनेसेस के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो यहाँ पे 3 तरह के लोन हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। शिशु लोन्स होते हैं अप टू 50,000, किशोर लोन्स होते हैं 50,000 से 5 लाख के बीच में, और जो तरुण होते हैं 5 से 10 लाख रुपए में। बाकी अपडेट कर दी गई थी लिमिट अप टू 20 लाख 2024 में। हम है रिजर्व रेशो, ये परसेंटेज होती है डिपॉजिट्स की जो कि हर कमर्शियल बैंक को रखने पड़ते हैं एज अ रिज़र्व विद अ सेंट्रल बैंक। इंडिया में जो रिज़र्व रखे जाते हैं वो आरबीआई के साथ रखे जाते हैं। रिलेशन बिटवीन द रिज़र्व रेशो एंड मनी सप्लाई। तो अगर रिज़र्व रेशो में इंक्रीज़ होता है तो जो मनी की सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो जाती है ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि जितने ज़्यादा वो आरबीआई के साथ जो रिज़र्व होते हैं वो मेंटेन करके रखते हैं, तो जो मनी की सप्लाई है वो तो इकोनॉमी में सर्कुलेट होनी कम हो ही जाएगी। ऐसे ही ये अगर ये लोग रिज़र्व रेशो है उसे डिक्रीज़ कर देते हैं तो मनी सप्लाई है ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में इंक्रीज़ करेगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस लोन रूल्स। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि लोन्स, बट ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स को जैसे कि बैंक करते हैं। तो ये चीज़ आपने नोट डाउन करनी है। इसे रेगुलेट करता है आरबीआई। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं माइक्रो फाइनेंस लोन्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गाइडलाइन जो लोन्स होते हैं वो दिए जाते हैं लो इनकम हाउस होल्ड्स को, और जो हाउस होल्ड रीपेमेंट लिमिट होती है वो 50% होती है मंथली इनकम का, ठीक है। माइक्रो लोन कंसीडर किए जाते हैं। मैक्सिमम अगर माइक्रो फाइनेंस लोन्स जो अलाउ किए जाते हैं वो होता है 25% ऑफ द टोटल एसेट्स। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो नोट डाउन करने हैं आपने। नेक्स्ट आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसके नाम से ही क्लियर होता है, ये स्मॉल ग्रुप्स होते हैं 10 से 20 लोगों के। अगर आप देखोगे तो मोस्टली विमेन, ठीक है, जो कि पैसा सेव करती हैं इकट्ठे और लोन्स प्रोवाइड करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो लिंकेज प्रोग्राम है किसने स्टार्ट किया था? नाबार्ड ने। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी जो बैंकिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स होती हैं तो उनको क्या बोला जाता है? बैंक सखीज़। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्मॉल सेविंग स्कीम। स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो होती हैं वो गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स होती हैं छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे मैनेज करती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो ये सारी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आया था कि इनमें से कौन सी स्मॉल सेविंग नहीं है, ठीक है, स्मॉल सेविंग स्कीम नहीं है। तो यहाँ पे एक तरह से समरी टाइप बना रखा है कि कौन से जो बैंक हैं वो कमर्शियल होते हैं, उनका मेन वर्क क्या होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मेनली तो हमने कवर कर लिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे। तो अभी हमारे पास लास्ट आता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है रिटेल पेमेंट सिस्टम के लिए। कमर्शियल बैंक नहीं होता है, ना ही ये डेवलपमेंट बैंक होता है। तो किस अथॉरिटी के अंडर ये काम करता है? अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। और ये डेवलप किया गया था 2008 में ताकि इसे क्रिएट और मैनेज किया जा सके डिजिटल पेमेंट सिस्टम को। बाकी एक और टर्म है हमारे पास लास्ट, BFSI। इसका मीनिंग होता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था आपका। जो हमारा आज का टॉपिक है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, तो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।